ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे कि आत्मदर्शन से होगा आत्म परिवर्तन। परिवर्तन ये कुदरत का नियम है और समय की गति जिस प्रकार चलती जा रही है उसको देखते हुए ये निश्चित होता है कि परिवर्तन भी तीव्र गति से चल रहा है, महसूस भी कर रहे हैं। और ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम स्व का प्रबंधन करें, सेल्फ मैनेजमेंट करें, क्योंकि जिस गति से समय चल रहा है अगर उस गति से हम अपने आप को समझ नहीं पाए और समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और तब जीवन में ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन आता है कि जब दूसरों को देखते हैं कि समय के साथ आगे चले गए और हम वहां के वहां ही ठहर गए या पीछे रह गए। इस परिवर्तन को सहज करने के लिए आध्यात्मिकता कैसे एक दिशा निर्देश करता है, क्योंकि जब जब जिस जिस बातों का समय आया है उस समय वह समाज का वर्ग या वह बातें दिशा निर्देश करने के लिए आधार बन गई। मिडिल एज में देखा जाए जहां लोग साधारण जीवन जीते थे उस समय एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया संसार के अंदर, औद्योगिक क्रांति जिसको कहा। और लोगों ने अपने खेती बाड़ी वाला वो साधारण जीवन छोड़ करके उद्योग के साथ लग गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में वो सारे संसार के अंदर ये हो गया जिसने समाज के लोगों की विचारधारा में एक परिवर्तन लाया और मेजॉरिटी समाज का हिस्सा उद्योग के साथ जुड़ा। लोगों का रहने का ढंग, व्यवहार का ढंग, हर प्रकार की बातों में परिवर्तन आने लगा। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि जैसे विज्ञान विकसित होने लगा और विज्ञान का युग आया तो लोगों की थिंकिंग में फिर परिवर्तन आया और लोग हर चीज को विवेक युक्त बुद्धि से सोचने लगे, हर बात में अपना तर्क वितर्क चलाने लगे, क्योंकि विज्ञान ने हर बात का एक प्रूफ दिया। तो लोगों की थिंकिंग में भी परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे जैसे समय देखते गए कि कंप्यूटर का एज आया तो कंप्यूटर ने भी लोगों के दिमाग के सोचने के ढंग को बदल दिया, रहने के ढंग को बदल दिया, कार्य व्यवहार का ढंग बदल गया। आज हर चीज कंप्यूटराइज्ड आपको मिलेगी और समाज में भी आवश्यकता महसूस होने लगी कि कंप्यूटर से जिस प्रकार जीवन जिया जाए उसी बात को लेकर के प्रगति या ये कहो कि परिवर्तन जब जब समय के अंदर आया उस समय में जिस क्षेत्र ने या जिस विधि ने अपना एक आधार क्रिएट किया तो लोगों की थिंकिंग उस आधार पर बदलने लगी। आज अगर जगह जगह देखा जाता है तो बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी संसार के अंदर। मेडिटेशन सीखने का एक क्रेज चालू हो गया। भारत में तो क्या धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं, लेकिन विदेश में
जितना ज्यादा लोगों के अंदर डिप्रेशन आने लगा है, वहां डॉक्टर्स भी एडवाइस करने लगे हैं आप मेडिटेशन सीखो। वहां तक के जापानीज लोगों ने उद्योग में योग का समावेश कर लिया और इस आधार पर देखा जा रहा है कि लोगों की थिंकिंग फिर बदल रही। अगर कंप्यूटर के एज में कंप्यूटर को नहीं अपनाया, वो लोग पीछे माने गए, पीछे रह गए। जिस एज में विज्ञान का युग है और विज्ञान को जिसने स्वीकार नहीं किया या समझ नहीं पाए, वो समय से पीछे रह गए। औद्योगिक क्रांति जब संसार के अंदर आई और फिर भी अगर लोगों ने औद्योगिक जीवन शैली को नहीं अपनाया तो वो लोग पीछे रह गए विकास करने में। और इसलिए भारत अभी कंप्यूटर के एज में सबसे आगे रहने लगा कि भाई औद्योगिक क्रांति के समय हम बहुत पीछे रह गए, विज्ञान के युग में हम बहुत पीछे रह गए। आज कंप्यूटर के लिए भारत से कंप्यूटर इंजीनियर्स विदेश में बुलाए जाने लगे, एक मान्यता मिली। और इसी तरह आने वाले समय में यह भी कहा हुआ है कि एक समय आएगा, किसी ने बहुत सुंदर भविष्यवाणी की है कि एक समय आएगा कि जब भारत विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। और ऐसी कौन सी चीज भारत के पास है? अगर कंप्यूटर एज में व्यक्ति के पास ऐसा दिमाग है भारत के अंदर, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भारत के पास ऐसा ज्ञान भी है, ऐसा दिमाग भी है। और इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान जब विदेशों में भी जाएगा या विश्व भर में फैलेगा तो एक आध्यात्मिक क्रांति ले आएगा। और उस वक्त में जो व्यक्ति आध्यात्मिकता को नहीं अपनाएगा वो समय से बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए आवश्यकता है आध्यात्मिक क्रांति वाला युग जो आ रहा है, उस समय हम अपने आप को आध्यात्मिकता से सशक्त कर दे। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है संसार के अंदर क्योंकि दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन बढ़ने लगा है, काम की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ने लगा है और उस हाइपरटेंशन के कारण नर्वस ब्रेकडाउन होने लगी है। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग मानसिक रूप से टूटते जा रहे हैं, विल पावर लोगों के अंदर खत्म होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में टेंशन के कारण चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता जा रहा है जो उनके संबंधों में बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर रहा है। इसलिए ऐसे समय पर अगर मानसिक शांति अगर मिलती है या अपने आप को जिस तरह से हम चलाना चाहते हैं उसके लिए आध्यात्मिकता ही दिशा निर्देश कर सकती, क्योंकि वो एक कंपास का काम करता है। जिस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहली बार यात्रा पर निकला था उस समय दुनिया के कोई नक्शे नहीं थे और वो निकल पड़ा। उसको यह भी नहीं मालूम था कि समुद्री तूफान कैसे आते हैं और न ही उसका जहाज बना हुआ था कि उन तूफानों में वो ठीक रह सके, क्योंकि समुद्री तूफान बड़े भयंकर होते हैं जिसकी लपेट में अगर वो जहाज भी आ जाए तो तहस नहस हो जाता था। लेकिन वो चल पड़ा। उसको यह भी नहीं अनुभव था कि समुद्र में विचरण करने वाले जो जलचर है, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, शार्क मछलियां कितनी बड़ी होती है और कितनी भयंकर होती है कि पूरा का पूरा इंसान को निगल सकती है। उसके जहाज के नीचे आ जाए तो पूरे जहाज को डुला सकती है। इतनी बड़ी मछलियां हैं, उसका भी कोई अनुभव नहीं था। उसको यह भी नहीं मालूम था कि समुद्र के भीतर चलने वाले करंट
कितने पावरफुल होते हैं। आज एक नदी का करंट अगर देखा जाए कितना पावरफुल होता है, और उस नदी के करंट में अगर कोई फंस जाता है तो निकलना मुश्किल होता है। समुद्र के करंट कितने पावरफुल होते हैं, उसका भी उसको कोई अनुभव नहीं था कि उस करंट में अगर उसका जहाज फंस जाएगा तो कैसे बाहर आ सकेगा, न उसके लिए कोई तैयारी थी। एक ही चीज उसके पास थी और वो था एक कंपास, जो उसको नित्य दिशा बताता रहा। इस दिशा में चल रहे हैं हम, इस दिशा में चल, और उसके सहारे वो काफी हद तक सफल भी हो गया। ठीक इसी प्रकार आज हम भी ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का युग। इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होना है मालूम नहीं। कल के लिए हमारे पास कोई नक्शे तैयार नहीं कि कल अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करें। आने वाले समय में किस प्रकार के तूफान आ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई तैयारी है? 11 सितंबर की घटना जब अमेरिका पर आई, अमेरिका को कभी संकल्प में भी ये बात नहीं थी, स्वप्न में भी ये बात नहीं थी कि इतना भयंकर तूफान का सामना करना पड़ेगा, और न कोई तैयारी थी उसके लिए। अभी भले उन्होंने सब प्रकार की तैयारी अपना ली होगी, लेकिन उस वक्त कोई तैयारी नहीं थी उस तूफान का सामना करने के लिए। इतना ही नहीं, लेकिन समय हमें यह बताता रहा है कि हर बार जो तूफान आता है ना, एक अनिश्चित दिशा की तरफ से आता है, जिसकी कल्पना इंसान ने की नहीं होती है, और उसकी तैयारी भी उसके पास नहीं होती है। जो तैयारी है उस दिशा से तूफान नहीं आने वाले, अलग ही स्वरूप से आएंगे। हर घड़ी अपने जीवन को अब तक अगर लिया जाए कि जब से हमारी समझ और अब तक की घड़ी कोई भी 2 घटना भी एक जैसी हुई है हमारे अपने जीवन में? जब कोई 2 घटना एक जैसी नहीं हुई है तो आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं फिर से हो, ये हो सकता है? नहीं, अलग ढंग से आएगा, जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होती है। इसलिए कहा कि आने वाले समय के लिए हमारे पास कोई नक्शे तैयार नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, ना कोई तैयारी है। आने वाले अनजान भविष्य में किस प्रकार के जीव ये हमारे समाज के अंदर हो सकते हैं, हमारे संस्था में हो सकते हैं, उसकी हमें कोई कल्पना है? कि पूरे के पूरे निगल सकते हैं, पूरे के पूरे इंसान को कहां खत्म कर देंगे, उस समाज में से उसका अस्तित्व मिटा देंगे, मालूम ही नहीं है। ना कोई तैयारी है उसके लिए भी हमारे पास। आने वाले समय में कौन से करंट हमारे समाज में चल रहे हैं, जो अंडरग्राउंड है, बहुत शांत है इस वक्त, लेकिन बहुत तेज गति से चल रहे हैं, और उस करंट में अगर कोई इंसान फंस जाए तो वो उसके जीवन को कहां से कहां पहुंचा देगा, किस तरह सत्यानाश उसका कर देगा, उसका उसको अंदाज है। क्योंकि जैसे ही वो करंट में फंसेगा उसका अपने ऊपर प्रबंधन नहीं रहता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, वो उस बहाव में ही चला जा रहा है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता है उसको, और न उस बहाव से बाहर आने के लिए हमारे पास कोई विधि है। हमने कुछ सोच के रखा है, कैसा अगर हो जाए अपने परिवार में तो हमें कैसे उसको उस बहाव से बाहर निकालना है। न कोई विधि है,
न कोई तैयारी है, न उसका एहसास है। सबसे बड़ी बात तो हमारे पास कंपास भी नहीं है। इसलिए आज हम आपको वो कंपास देने जा रहे हैं आध्यात्मिकता का। ये 3 दिन में वो आध्यात्मिकता का कंपास जो आपको एक दिशा दे सकता है। समय प्रति समय कैसे, किस दिशा में हमें चलना है, ये हमें एक जागृति प्रदान कर सकता है। और ऐसे आध्यात्मिक क्रांति के युग में अगर आध्यात्मिकता को जिन्होंने नहीं अपनाया, वो समय का शिकार बनी जाना है। क्योंकि जैसे कहा, औद्योगिक क्रांति के समय जिन्होंने फिर भी पुरानी विचारधारा को रखा, खत्म हो गए। विज्ञान के युग में जिन्होंने अपनी विचारधारा को बदली नहीं किया, समय के साथ नहीं चले, खत्म हो गए। कंप्यूटर युग में जिन्होंने अपनी विचारधारा को बदली नहीं किया और पीछे रह गए, वो खत्म हो गए। उनका अस्तित्व नहीं रहा, कंपनियों में भी उनका अस्तित्व नहीं रहा। इस तरह अब आध्यात्मिकता का समय जब आया है, जहां विश्व भर के अंदर ये जागृति इतनी ज्यादा फैलती जा रही है, शायद आप लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहां आने वाले चारों ओर से है, दुनिया के चारों कोनों से हैं, हम जब बातें सुनते हैं या बाहर जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं जब, तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि भारत वालों से शायद जागृति उन्हों में ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भौतिकता को अपना करके उसका परिणाम अनुभव करके फेंक दिया। और भारतवासी वो भौतिकता की दौड़ में पीछे दौड़ रहा है अंधे की तरह, कि जिसके लिए विदेश वालों ने फेंक दिया उस चीज को, उसके अनुभव से भी हम नहीं सीख पा रहे हैं और उसी दौड़ में अंधे की तरह हम दौड़ रहे हैं। इसलिए कहा कि अब वो समय शायद आएगा कि जब विदेशी लोग हमें मेडिटेशन सिखाने आएंगे ना, तब शायद यहां वालों को क्रेज जागृत होगा, हम मेडिटेशन सीखे। विदेश की चीज है ये सब, लेकिन विदेश वालों को किसने सिखाया था? भारत वालों ने सिखाया था। लेकिन वो लोग जब यहां सिखाने आएंगे ना, तब शायद हमारी आंखें खुलेगी कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज सीखने से शायद हम जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब हमें सहज रीति से उपलब्ध थी, तब शायद हमने इसकी वैल्यू को समझा नहीं, तो वो गुरु बन जाएंगे। आज जब विदेशी गुरु बन जाते हैं तो उसका मान कितना होता है? विदेश वालों ने गुरु बन गए, ये हो गया, ऐसा कर दिया, देखो कितना त्याग कर दिया। भारत वालों का त्याग कितना था, उसका गुणगान कभी किसी ने किया? और एक विदेशी अगर त्याग करके यहाँ आता है, गुरु बन करके बैठता है, तो कितना गुणगान होता है। तो कहने का भावार्थ है कि समय से पहले जागृति वो हमेशा जीवन में सक्सेसफुल होता है, सफलता को प्राप्त करता है। स्व प्रबंधन की इसीलिए आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि ये समय बहुत तीव्र गति से चलने लगा है। और ऐसे समय में जहां हम अपने आसपास बहुत कुछ मैनेज करना चाहते हैं, और उस समय भीतर से अगर अपना बैलेंस गुम हो गया, तो शायद हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे और हम अंदर से टूट जाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट शब्द के 4 शब्द आते हैं, मैन प्लस एज प्लस मैन प्लस टी, 4 शब्द। व्यक्ति हमेशा दूसरों को मैनेज करना चाहता है ना? दूसरों को कुछ कहना होता है तो कितना सहज रीति से हम कह देते हैं। मान लो किसी से कोई गलती हो गई, तो हम उसको क्या कहते हैं? तुमको है ना ऐसे समय में बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए था,
तुम चुप रहता था ना तो बहुत अच्छा परिणाम आता था, ये होता था, ऐसा होता था, उसको पूरी गाइडेंस हम दे देते हैं। लेकिन मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ हो और हमने भी चुप रहने के बजाय बोल दिया और फिर उसका परिणाम हमें भोगना पड़ा, और वो व्यक्ति हमें आकर जब कहता है भाई तू हमें बहुत सलाह दे रहा था, तुम्हें क्या हुआ, उस वक्त हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस वक्त? हम क्या कहते हैं? हाँ, जो होना था वो हो गया, ऐसा कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे आप? दिए तले अंधेरा, हम कह देंगे ऐसा? नहीं कहेंगे। मेरे को मालूम नहीं था, नहीं, जाने दो, बात ही छोड़ दो, नहीं, ये भी नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? तेरी बात ही अलग थी और मेरी बात ही अलग है। तेरे केस में तो अभी भी मैं यही कहता हूं कि तुमको चुप रहना चाहिए, लेकिन मेरा केस ही अलग था ना, मुझे बोलना जरूरी था। हम कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ तुमने जो गलती किया वही गलती मैंने भी किया है, कभी नहीं। हम क्या कहेंगे? तेरी बात ही अलग थी, तेरी बात नहीं करो तुम, तेरी बात ही अलग थी, मेरी बात ही अलग है। मेरे केस में तो मैंने बोला ना वही सही किया, लेकिन तेरे केस में तो तुम्हें चुप रहना ही बराबर था, तुमको बोलना नहीं चाहिए। तो दूसरों को तो हम इतनी अच्छी एडवाइस दे देते हैं कि उसको अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो उसको पूरी सलाह हम दे देते हैं, लेकिन खुद को हम मैनेज नहीं कर सकते, है ना। सुबह उठते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, 1 घंटा बीता, किसी ने फोन किया, कुछ समाचार दिया, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। 1 घंटा और बीता, ऑफिस में गए, किसी ने कुछ कह दिया, टेंशन हो गया। 1 घंटा और बीता, किसी ने कोई अच्छी खबर सुनाई, बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा हुआ। 1 घंटा और बीता, किसी ने और कुछ कहा, हमें बड़ा गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा कर दिया हमने। घंटे घंटे पर हमारी मनस्थिति बदलती जाती है, जिसका रिमोट कंट्रोल कहां है? दूसरों के हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है ना। और ये दूसरों के हाथ में कैसे चला जाता है? दूसरों के हाथ में क्यों चला जाता है? क्योंकि हम दूसरों को मैनेज करने में लगे हुए हैं, और इसलिए उसको तो विधि बताते हुए उसको रिमोट कंट्रोल दे देते हैं, लेकिन मेरे पास खुद को मैनेज करने के लिए वो नहीं रहता है। और इसलिए जीवन में सुबह से शाम तक देखा जाए, हर घंटे पर हमारी मनस्थिति कंटिन्यू बदलती रहती, एक्सट्रीम में चली जाती है, और इतनी अति में चली जाती है कि दिन के अंत तक तो क्या होता है, जैसे दिमाग ही हमारा काम नहीं करता है, सुन्न हो जाता है, थक गए बस। और उस समय अगर घर में आए और बच्चों ने कुछ कहा किया तो क्या होता है? बेचारे वो शिकार बच्चे ही बन जाते हैं दूसरों के, क्योंकि वही हमारा रिमोट कंट्रोल चल सकता है, दूसरों के आगे तो हमारा रिमोट कंट्रोल है ही नहीं। तो इसलिए अक्सर हम दूसरों को मैनेज करने में लगे हुए हैं कि उसको क्या कहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे कहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब गाइडेंस हम दे देते हैं, लेकिन स्वयं को छोड़ करके। इसलिए स्वयं को मैनेज करने के लिए एज चाहिए। एज अर्थात कोई शारीरिक उम्र की बात नहीं कर रही हूं, एज का मतलब है मैच्योरिटी, समझदारी। समझदारी चाहिए कि कब मुझे मैनेज करना है, कैसे मुझे मैनेज करना है, कितना मुझे मैनेज करना है, किस विधि से मैनेज करना है। ये समझदारी बहुत आवश्यक है। अगर समझदारी नहीं है तो भी हम समय के शिकार हो जाते हैं। मुझे वो कहानी याद आती है,
शायद आप लोग ने सुनी हो कि एक मेंढक था, और मेंढक का प्राकृतिक गुण है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर सकता है। उसको पानी से बाहर निकालो, गर्म एटमॉस्फेयर में रखो तो वहां भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। उसको वहां से उठाकर एक ठंडे पानी के पतीले में डालो तो वहां भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। मान लो कि उस पतीले को उठा करके स्टोव पर रखो और धीमी आंच पर उसको गर्म करना शुरू करो। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है वो फ्रॉग समझता है, मेंढक समझता है मुझे तो अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना आता है, और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने लगता है, बढ़ाता जाता है अपने बॉडी टेम्परेचर को भी, वहां तक बढ़ा लेता है कि पानी उबलने की तैयारी पर होता है और अब उसके पास कैपेसिटी एडजस्ट करने की नहीं है। और जैसे पानी उबलने लगा कि वो मेंढक शिकार हो जाता है, मर जाता है। ठीक इसी तरह इस समाज के अंदर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो अपनी मानसिकता को एडजस्ट करते रहते हैं। एडजस्टमेंट का गुण बहुत अच्छा गुण है, लेकिन ये समझदारी भी चाहिए कि कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस विधि से करना है, कहां करना है। अगर ये समझदारी भी हमारे पास नहीं रही तो हम भी समय के, परिस्थिति के, समस्याओं के शिकार बन जाएंगे। एडजस्ट करते जाते करते जाते करते जाते, और जब वो परिस्थिति धीरे धीरे बॉयल होते 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 एकदम उबलने की तैयारी हो जाती है, तब फ्रस्ट्रेशन आता और कहते बस अब मेरे से नहीं होगा, जितना करना था मैंने कर लिया, अब मेरे से आगे नहीं होगा। और क्या होता है, समय के शिकार हो जाते। जब परिस्थिति, मेंढक को भी जैसे पानी गर्म होने लगा, उसके पास तो कैपेसिटी थी कि वो पानी से बाहर कूद जाता था, अगर कूद जाता था तो बच जाता था। हम भी अगर देखते हैं कि ऐसी समस्याओं में हम फंसते जा रहे हैं, हम भी अगर शुरू में बाहर निकल जाए ताकि हम शिकार न हो जाए तो बच जाएंगे, समय के शिकार नहीं होंगे। लेकिन पहले तो एडजस्ट करते गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करते रहे, और फिर बाद में होश आया और तब निकलना भी चाहा तो भी निकल नहीं सकते हैं, और तब समय का शिकार हो जाता है इंसान भी। इसलिए थोड़ा सा भी जब तनाव महसूस होता है, उस तनाव के समय ही ये अपने आप में समझ ले कि कहीं कोई परिस्थिति रूपी पानी उबल तो नहीं रहा है, तो पहले से ही बाहर हो जाए। तो इसलिए समझदारी चाहिए, कब, कैसे, किस विधि से, कितना मुझे अपने आप को मैनेज करने की आवश्यकता है। दूसरा एज का मतलब है करेज। करेज माना साहस। एज के साथ करेज अर्थात शक्ति, साहस, हिम्मत। हिम्मत भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कैसे हमें अपने आप में मैनेज करना है, और उसके लिए अगर समय अनुसार मुझे अपने आप में जिस तरह का परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन लाने का साहस मुझ में होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, एक बार एक छोटा बच्चा था 10-12 साल का, रोज स्कूल जाता था। स्कूल जाते हुए रास्ते में वो एक मछली घर पड़ता था, जहां छोटे छोटे वो एक्वेरियम रखे होते थे, उसमें 2-4 मछलियां होती थी। वो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता था वो मछली घर में वो मछलियों को देखने का। रोज थोड़ी देर उस दुकान के पास रुकता था, देखता था वो मछलियों को, बड़ा आनंद लेता था और चलता था। वापस स्कूल से घर जाते समय भी वो मछलियों को देख के खुश होता था और चला जाता था। एक दिन वो घर से आते वक्त थोड़ा ब्रेड का टुकड़ा ले आया,
और उसने वो दुकान वाले से पूछा मैं डालूं? तो उसने कहा भले डालो। तो एक कोने में खुला था, वहां से ब्रेड का टुकड़ा डाला। बहुत सुंदर मछली थी। उसने देखा जब खाना नीचे आ रहा है, तुरंत उस कोने में गई, वो खाने को पकड़ा मुंह में और तैरने लगी। बच्चे को बड़ा आनंद आया। रोज थोड़ा थोड़ा ब्रेड का टुकड़ा लेके आता था, डालता जाता था। वो मछली मुंह में लेकर चल देती थी, उसको अच्छा लगता था। एक दिन उसको शैतानी सूझी। वो एक कांच का टुकड़ा ले आया और वो खाना और मछली के बीच में ऐसे रख दिया और खाना डालता गया। अब वो ट्रांसपेरेंट ग्लास को देख करके मछली को खाना तो दिखाई देता है, खाना नीचे आते हुए, लेकिन कांच के टुकड़े का कोई ज्ञान नहीं था उसके पास। तो आती थी जैसे रोज की आदत के हिसाब से, और उसका नाक उसमें टकराता था। वो खाना नहीं ले सकती थी। बड़ी उलझन में फंसने लगी कि रोज तो मेरे को खाना मिलता था, ये आज क्या आ गया बीच में। फिर चली जाती थी और जोर से आती थी और जोर से उसका नाक टकराता था उसके अंदर, खाना नहीं मिलता था। उसको समझ में नहीं आता था ये क्या हुआ। फिर आखिर जब उसको बहुत लगा, उसने उस कोने में जाना छोड़ दिया। शायद मुझे खाना नहीं मिलेगा। वो बच्चे को दया आई, उसने कांच का टुकड़ा निकाल दिया, खाना डालता गया, मछली को बुलाता गया, आएगी? नहीं आएगी, नहीं आई। जब नहीं आई, बच्चा बड़ा उदास हो गया। 2-4 दिन के बाद उसने देखा वो मछली मर गई। किसने मछली को मारा? नहीं। हाँ, क्योंकि उसकी आदत से मजबूर हो गई थी और इसलिए कांच का टुकड़ा निकल जाने के बाद भी वो कोने में नहीं जाती थी, खाना नहीं लेती थी, है ना। और उसके सामने सामने दूसरी मछली आती थी, वो खाना उठा के चल देती थी। तो उसको बड़ा अंदर में महसूस होता था, मैंने इतना मेहनत किया, मुझे नहीं मिला और ये लोग कैसे उठा लिया। ठीक इसी तरह समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चलने की अपनी एक आदत बना देते हैं, काम करने की अपने जीवन में एक आदत बना देते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है इसी तरह करने से मुझे सफलता मिली है और मिली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, समय के साथ कुछ कांच के टुकड़े आ जाते हैं। हमें उस कांच के टुकड़े से दिखाई देती है सफलता उधर पड़ी है। जैसे हमारी आदत के हिसाब से हम करने जाते हैं, हमें हाथ नहीं लगता है। अरे क्या हो गया, हमेशा मैंने ऐसा किया और मुझे मिली है सफलता, आज क्यों नहीं मिल रही है। खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, तो भी सफलता हाथ में ही नहीं आ रही थी। आखिर फ्रस्ट्रेशन आता है, हम भी छोड़ देते हैं, छोड़ो, शायद सफलता हमारे नसीब में अभी है ही नहीं, और छोड़ दिया। नसीब कहकर छोड़ दिया, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना छोड़ दिया, और हमारे सामने दूसरा कोई आकर के उसको उठा करके चल देता है बिना कोई मेहनत के। और उस समय हमें क्या लगता है? फ्रस्ट्रेशन आता। और वो फ्रस्ट्रेशन का जब शिकार हो जाते हैं, तब अल्टीमेट कहां जाकर लैंड होते हैं? सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, और आखिर डिप्रेशन में चले गए। तो क्यों डिप्रेशन में गए? क्योंकि या तो समय के साथ हमें परिवर्तन करने की एक विधि, एक साहस हम अपने अंदर डेवलप करते, नए अनुभव को क्रिएट करते। इसलिए एज का तीसरा मतलब अनुभव होता है कि नए अनुभव, क्रिएटिव मेथड्स को क्रिएट करते थे हम अपने आप में, रचनात्मक ढंग से सोचते थे और नए अनुभव, क्योंकि समय हमेशा, समय प्रति समय हमसे एक मांग करता है रचनात्मकता की। और वो रचनात्मकता अगर हम नहीं ला सकते हैं तो आज के समय में चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज के समय के अंदर 3 बातें
हमें दिखाई देती है, और वो 3 बातें कौन सी है? सबसे पहली बात है, देयर इज नो टर्निंग बैक। समय वापस मुड़ने वाला नहीं है। जैसे पहले समय था वैसे होगा नहीं, वो पहले का समय आने वाला नहीं है। पहले के जमाने में लोग किस तरह से जीवन जीते थे, किस तरह से चलते थे, किस तरह से अपना व्यवहार चलाते थे, क्या वही समय फिर से आएगा? नहीं आना है। समय बहुत तीव्र गति से बदल रहा है। इसलिए देखा गया है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू दो स्टेबल पैटर्न्स ऑफ द पास्ट, क्योंकि आज दिखाई देता है कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तीव्र गति से कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन के एक युग में जी रहे हैं। वहां तक कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, माना वो कंपटीशन की दुनिया में प्रवेश करता है, और जीवन के अंतिम सांस तक उसको उस कंपटीशन के साथ जूझना पड़ता है, जीने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए। अब सोचो, ऐसे कंपटीशन के युग में जहां जीना है, तो समय की मांग क्या है? क्या होना चाहिए हमारे पास? क्या होना चाहिए? समय के साथ हमारे पास क्या होने की आवश्यकता है? परिवर्तन। और एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार 2 व्यक्ति थे, एक जंगल से गुजर रहे थे। एक इंडियन था, एक अमेरिकन था, और अचानक उन्होंने शेर की दाढ़ सुनी। तो वो इंडियन ने क्या किया कि अपने जंगल बूट्स उतार दिए और दौड़ने वाले जूते पहन लिए। तो ये देखकर वो अमेरिकन उसको पूछता है, तुम क्या समझते हो अपने आप को? ये दौड़ने वाले जूते पहनने से तुम शेर से आगे दौड़ेगा क्या? तो इंडियन कहता है, नहीं, ये तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं शेर से आगे दौड़ सकता हूं, लेकिन तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं ना, है? क्योंकि जो पीछे रह जाएगा, शेर हमेशा उसका शिकार करता है। जो आगे निकल जाता है, उसका शिकार शेर नहीं करता है, उसकी नजर पीछे वाले पर रहती है। तो तेरे से आगे दौड़ने के लिए मैं ये जूते बदली कर रहा हूं। आज के कंपटीशन वाले युग में जीने के लिए हमें भी ये समय सूचकता बहुत बड़ा गुण है। हमारे पास सारी कैपेबिलिटीज है, सारी क्षमताएं हैं, सारी टेक्निक्स है, सब साधन है, लेकिन समय पर यूज नहीं किया। समय बीत जाने के बाद हमने सोचा, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, यह साधन तो मेरे पास था, ये करते थे तो अच्छा होता था, लेकिन क्या फायदा? तो कंपटीशन के युग में इंसान के पास अगर कुछ भी न हो, लेकिन समय सूचकता है, फिर भी वो कहां से भी उसको प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए अगर समय सूचकता नहीं है, तो वो उसका सब कुछ होने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहा कि समय वापस वो धीमी गति में जाने वाला नहीं है। रेवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजी जिस प्रकार आ रही है समाज के अंदर, संसार के अंदर, संस्थानों में, उसका उपयोग आज अहमदाबाद को ही अगर देखा जाए, अहमदाबाद को एक समय में माना जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कम से कम 600 टेक्सटाइल मिल काम करती थी, और आज कितनी है? 6 भी नहीं है। वो सब का क्या हो गया? वो सारी 600 का क्या हो गया, जिसमें खाली 6 बच गई और बाकी सब का क्या हो गया? खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रही थी, उनके साथ एडॉप्ट करने की समझ नहीं थी, ये कहें, या साधन नहीं था, या उस प्रकार की चीजें नहीं थी। जो भी हो,
लेकिन जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया वो आज बच गई, और जिन्होंने नहीं किया खत्म हो गई। वर्ल्ड मार्केट के अंदर उसका स्थान नहीं रहा। अच्छी अच्छी कंपनियों का, जिनका कपड़ा एक समय में बहुत अच्छा माना जाता था, विदेश में जाता था, लेकिन क्योंकि दुनिया की डिमांड जिस प्रकार थी उसको पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस हिसाब की थी। इसी प्रकार डिसरप्टिव सोशल ट्रांजिशंस आज जिस प्रकार आ रहे हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं जिस प्रकार है, अनिश्चितता का काल है, परिवर्तन की तीव्र गति जो है, रहने के स्तर जिस प्रकार से बदलते जा रहे हैं, ये सब कुछ देखने के बाद लगता है कि समय वो समय में जाने वाला नहीं है, और इसलिए इस समय के लिए हमें नए बेयरिंग्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वो बेयरिंग्स कौन से हैं जो हमारे पास होने चाहिए? तो लिखा है कि आने वाले समय में वही व्यक्ति सफल हो सकेंगे जिन्हें अपने जीवन के अंदर ये उद्देश्य पक्का होगा कि हम कहां जा रहे हैं और किस विधि से जा रहे हैं। ये उद्देश्य जिन्हें पक्का रहेगा। मुझे याद आता है जब ये दिलवाला टेम्पल आप देखने जाएंगे, ये दिलवाला टेम्पल की एक हिस्ट्री है कि जब ये दिलवाला टेम्पल बन रहे थे तब 2 कारीगर काम कर रहे थे, और एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वो कुछ ढूंढ रहा था, जीवन का मतलब ढूंढ रहा था, क्या कर भी जीवन का मतलब क्या है। तो उसने जब ये 2 कारीगर को काम करते देखा, एक बड़ा सिंसियर होकर के सीरियसली काम कर रहा था, और दूसरा जो था हंसता गाता गुनगुनाता हुआ काम कर रहा था। तो उसको लगा जो ये सीरियस होकर काम कर रहा है ना, शायद उसको जीवन का मतलब मालूम होगा, मैं उससे जाकर पूछता हूं। तो उसके पास जाकर उसे पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो व्यक्ति ने ऊपर देखा उसकी ओर और कहा, दिखाई नहीं देता है मैं क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं। वो बुजुर्ग को बड़ी दया आ गई उसके ऊपर, सॉरी कहा उसको और आगे बढ़ा। माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, और आगे बढ़ा। वो जब गुनगुना रहा था, हंसता हुआ कर रहा था खुशी खुशी से, उसने सोचा शायद इसीलिए खुश है क्योंकि उसको जीवन का मतलब मालूम होगा। उसके पास जाता है और उसको पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो उसके तरफ देखता है ऊपर और कहता है, मैं एक मंदिर बना रहा हूं, और ये पीस जो मैं बना रहा हूं ना, ये बराबर सामने लगेगा मंदिर के, और आने वाले समय में लाखों लोग आएंगे यहां पर। जो जो देखेगा ना वो सोचेगा कौन था वो कारीगर जिसने ये बनाया है। और जब भी मैं इस विषय में सोचता हूं ना, मेरे अंदर एक उत्साह भर जाता है, और ये उत्साह से मैं इसीलिए काम करता हूं। काम दोनों ही कर रहे थे, एक ही प्रकार का काम था, लेकिन एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति जिसके सामने कोई भविष्य स्पष्ट नहीं था कि किस लिए काम कर रहा है, वो पत्थर तोड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, और उसके बाद भी दिन के अंत में वो ऐसा थक जाता था कि बस उसके बाद उसको कुछ करने को मन नहीं करता था, बस सो जाना है, छोड़ दिया और सो जाना। थकावट महसूस होती थी उसको, इतने थक जाता था, थकावट महसूस होती थी। और जो दूसरा व्यक्ति था, दिन के अंत में भी वो दूर बैठ के अपना वो देखता था, और उसके अंदर और विचार चलते थे, क्रिएटिव आइडियाज आते थे, अभी और थोड़ा इसमें ऐसा करना चाहिए तो ये सुंदर लगेगा, और इसको थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए तो ये सुंदर लगे। माना उसके मानसिकता अगर देखा जाए थकावट वाली नहीं थी।
आज हम भी जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार का भी कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन क्या अनुभव करते हैं? हमारे सामने भी भविष्य स्पष्ट है या एकदम धुंधला है? और दिन के अंत के बाद हम ऐसे थक जाते हैं पहले व्यक्ति की तरह कि अपने काम के तरफ भी देखना नहीं चाहते हैं, और ऐसा एकदम जैसे कि बस हो गया, थक गए। ये अनुभव होता है? या दिन के अंत के बाद भी हमारे मन की स्थिति इतनी रिफ्रेश रहती है, हमारे मन के अंदर रचनात्मक विचार चलते हैं कि अब कल थोड़ा इस तरह से जिएंगे, कल थोड़ा ऐसा करेंगे, अपने काम में ये नवीनता लाएंगे, इस तरह करेंगे, तो हमारा जीवन वो दूसरे प्रकार के कारीगर की तरह है जो जीवन को बनाना जानता है, या वो पहले प्रकार के कारीगर की तरफ है जो बोझ समझता है कि दिन के अंत के बाद ऐसा बोझ आ गया है, इतना थक गए हैं, बस खत्म। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? पहले प्रकार की तरह या दूसरे प्रकार की तरह? दूसरे प्रकार की तरह। पहले प्रकार की तरह हाँ थी, अभी नहीं है, अब चेंज होगी। हाँ, क्या कहेंगे? परिवर्तन लाएंगे। अब थोड़ा भविष्य स्पष्ट करो, ताकि दिन के अंत में भी आपका फिर भी रचनात्मकता वाले विचार चालू रहे। ये जीवन का मतलब है। जीवन माना कि जहां हम जीवन अपना हर क्षण खुशी से बिताए, पहले वाला व्यक्ति की तरह नहीं जो जैसे घिसड़ रहा है अपने जीवन को। दिन के अंत में वही सुबह हुआ, काम पर चढ़े, फिर शाम हुआ, थक के चूर हुए, सो गए, फिर सुबह हुए, चढ़े काम पर, फिर दिन भर जैसे लेबर की तरह हम जी रहे हैं। पहला व्यक्ति जो था ना, लेबर की तरह जी रहा था। दूसरा व्यक्ति जो था, कारीगर की तरह जी रहा था। हम एक लेबर की तरह जी रहे हैं या कारीगर की तरह जी रहे हैं? हाँ, अब तक क्या था? हाँ, अभी तक लेबर कर रहे थे अपने लाइफ में, जैसे लेबर कर रहे, मेहनत, हर काम में मेहनत अनुभव किया। मेहनत होने के कारण अपने जीवन को खुशी से जी नहीं पाए। अपने जीवन, भले काम कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन ये बेरिंग बन जाते हैं जो हमारे जीवन में सदा उत्साह और उमंग बनाए रखता है और हमारे जीवन को नित्य आगे बढ़ाता जाता है। ये बेरिंग को सदा साथ में रखना है ना, ये है जीवन का मतलब। मुझे याद आता है कि एक बार हमने ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया था यहाँ पर, और एक भाई आए थे वहां अहमदाबाद से, और वो जब आया था ना, उसका चेहरा देखने जैसा था, बड़ा टेंशन वाला, टेंशन था। मुश्किल से 25-30 साल का होगा, लेकिन इतना बोझ था उसके ऊपर जैसे दुनिया भर का बोझ उसके सिर पर है, ऐसा उसका चेहरा था। अच्छा, किसी ने उसको कह दिया होगा ये ब्रह्मा कुमारी इसके शिविर में आप चले जाओ, बड़ा आनंद आएगा। यहां पहुंच गए तो बहुत थक गया था, जैसे अपने जीवन से इतना उसको जैसे बोर हो गया था। आखिर 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे उसके चेहरे में परिवर्तन आता गया। फिर लास्ट में उसने अपना अनुभव सुनाया कि वो एक ऐसे परिवार से आया था कि जो वकालत से जुड़ा हुआ है, माना बाप दादा से वकालत का धंधा चलता था। उनके दादा जो था वो भी वकील था, उनके पिताजी भी वकील, उनके चाचा भी वकील, उनके भाई भी वकील, उसकी बहन भी वकील, सब वकील। और ये लड़का सबसे छोटा था घर के अंदर, और इसके लिए सबने उसके ऊपर प्रेशर डाला था कि तुम भी ये वकालत में ही जुड़ जाओ, ताकि हमारा फैमिली एक नाम हो जाए सारे शहर में कि ये परिवार जो है वकीलों का परिवार, और बाप दादा से ये धंधा होने के कारण मैक्सिमम एक्सपीरियंस है हमारे पास, और इसलिए मैक्सिमम क्लाइंट हमें मिलेंगे।
अब पता नहीं क्यों इसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि सबका प्रेशर इतना ज्यादा था तो उसने वकालत के कॉलेज ज्वाइन किया। जैसे जैसे पढ़ता था ना टेंशन होता जाता था, उसको खूब टेंशन हो गया था। आखिर जब यहाँ 3 दिन के शिविर में एक दिन ऐसा एक सत्र रखा था हमने, खेलने के लिए ही कि व्यक्ति को रिफ्रेशमेंट भी मिल जाए, एक ग्रुप एक्टिविटी रखी थी कि जिसमें व्यक्ति अपनी अच्छाई को भी ढूंढे, अपनी बुराई को भी ढूंढे और उसका लिस्ट बनाए। हर एक अपने आप को तो जानता ही है। अगर हमें परिवर्तन लाना है तो जो चीज हमारे पास है ही नहीं और उस दिशा में हमने परिवर्तन किया तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। तो जो हमारी शक्ति है उस दिशा से हम अगर परिवर्तन ले आए तो वो शक्ति हमें मदद करेगी। तो इस प्रकार का एक सत्र रखा था जहां व्यक्ति सोच करके अपनी अच्छाइयों को भी ढूंढे, अपनी बुराइयों को भी ढूंढे। ढूंढते ढूंढते उसने एक चीज अपने आप में ढूंढी कि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति थी कि वो झूठ नहीं बोल पाता था, है ना। और जब भी उसने जीवन में झूठ बोला है बचपन से लेकर अब तक, चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी, तो उसका चेहरा लाल हो जाता था और कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ लेता था इसने झूठ बोला है, तबीयत लाल हो गया एकदम। अब सोचने की बात है, ये वकालत के धंधे में जाएगा तो क्या होगा? तो माना क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो अपनी वैल्यू सिस्टम से विपरीत दिशा में जा रहा था। इसलिए वो अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था, टेंशन भी बढ़ रहा था और उसके दिशा निर्देश जैसे उसके जीवन से वो था ही नहीं और भटक रहा था। किसी और के कहने में आ गया था कि चलो बाप दादा का धंधा है, हमें भी इसी में ही लगना है, लेकिन जीवन भर वो कहता है मेरे को टेंशन हो जाता था और मैं फेल होकर के लास्ट में मुझे डिप्रेशन ही आना था, क्योंकि मैं अपनी नेचर से विपरीत दिशा में जा रहा था जो उसकी नेचर में नहीं था। फिर उसने सुना है अनुभव में, अनुभव का लेन देन का सत्र था, उसने बताया कि मैं एक ही व्यक्ति सारे परिवार में अपने माँ के ऊपर गया। मेरी माँ बहुत भोली है, मैं उसी के ऊपर, उसका ही संस्कार जैसे मेरे अंदर है। तो इसलिए मैंने अपने जीवन में इस वक्त, माना इतने सालों के बाद, मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी और मैं उस शक्ति को छोड़ करके विपरीत दिशा में जा रहा था, तो मुझे टेंशन ही होगा ना। तो जो माना अपना स्वभाव है, अपनी शक्ति है, उस दिशा में अगर हम अपने जीवन को ले जाएंगे तो हमें उमंग उत्साह से जीने का एक स्थान मिलेगा। हल्के रहेंगे, हम टेंशन में नहीं आएंगे। लेकिन जब जब हम अपने स्वभाव से विपरीत दिशा में चलते हैं तब तब हमें टेंशन होता है। इसीलिए देखते हैं कई बार कई लोगों को झूठ बोलना आता नहीं है और जब झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। लोगों को मालूम पड़ता है, उसकी हंसी उड़ाते, भाई तुमको झूठ बोलना भी नहीं आता है तो क्यों बोलने जाते हो, कहते हैं ना कई बार कई लोग। माना जो उसके स्वभाव में ही नहीं है, उस स्वभाव से विपरीत दिशा में जाकर क्या करेंगे? ये बेरिंग का काम करता है। और इसलिए अब हमें ये बेरिंग को लगाते हुए आगे बढ़ना है। डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इसलिए आने वाले समय में अपने आप को चलाने के लिए हमें अलग कला कौशल अपने अंदर डेवलप करनी होगी और वो स्कूल में नहीं सिखाई जाती है या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं सिखाया जाता है। हमें अपने आप को देखना होगा, अपना विश्लेषण करना होगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी पावरफुल चीज है और उसको बाहर ले आना है। जितना उसको बाहर ले आएंगे उतना हम जीवन में अपने आप से भी कंफर्टेबल फील करेंगे, दूसरे भी हमसे कंफर्टेबल फील करेंगे, हम भी दूसरों के साथ कंफर्टेबल होकर के चल सकेंगे। लेकिन जितना उस भीतर की शक्ति को बाहर नहीं लाएंगे, उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उतना अनकंफर्टेबल और अननेचुरल आप जीवन में बनते जाएंगे। इसलिए ये कला कौशल को हमें अपने अंदर डेवलप करना है
तो इसलिए वो भीतर से ही बाहर आ सकती है, जिसको कहते हैं सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स, जैसे इंट्यूशन, परखने की शक्ति, सहन शक्ति। ये जो हमारे अंदर है, किसी में कम है, किसी में जास्ती है, उसको डेवलप करने की विधि है। अगर वो सही विधि को अपनाई जाए और आध्यात्मिकता के शक्ति से, मेडिटेशन, एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से उसको विकसित की जाए तो बहुत विकसित हो सकता। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम का एम है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि हमें ये विधि सीखनी है कि हम अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और व्यवहार पर किस प्रकार कंट्रोल ला सके। क्योंकि ये कैसे चलता है, थोड़ा सा अगर इस बात को हम देखें कि किस विधि से ये चलता है। जब भी कोई घटना आती है जीवन के अंदर, मान लो कोई घटना, कोई समस्या, कोई परिस्थिति जब भी हमारे जीवन में आती है तो वो हमसे कुछ मांग करती है। एक समस्या हमारे सामने आई, वो समस्या एक्चुअली हमसे क्या मांग करती है कि हम किस प्रकार का प्रत्युत्तर दे। तो एक रिस्पॉन्स, एक प्रत्युत्तर की मांग करती है ना, एक प्रत्युत्तर की मांग करती है हमसे, इंसान से। जो भी व्यक्ति के सामने घटना आती है, परिस्थिति आती है, वो अब मान लो कि उस समय हमारी भावनाएं चिड़चिड़ापन में आ गई, हम गुस्सा आ गया। अब वो गुस्सा निकलेगा कहां से? तो वो गुस्सा निकलेगा हमारे व्यवहार में। माना ये प्रत्युत्तर में जब भावनाएं जुड़ी और नेगेटिव भावनाएं जब जुड़ी तो ये प्रभावित करती है हमारे व्यवहार को, तो हमारे व्यवहार से बाहर निकलती है। और जब व्यवहार को प्रभावित करती है तो ये प्रत्युत्तर, माना यहां से गुस्सा निकला व्यवहार में, अब ये गुस्सा या ये व्यवहार उस समस्या में जाकर के शामिल हो जाता है। जब इस घटना में, उस समस्या में शामिल हो जाता है तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी। जब ये उलझी, सुलझी नहीं, उलझी, फिर से उसने प्रत्युत्तर की मांग की इंसान से और ज्यादा गुस्सा आया। अब जब ज्यादा गुस्सा आया, फिर से ये निकला तो व्यवहार से, फिर से वो व्यवहार जाकर के उस घटना में शामिल हो गया तो ये परिस्थिति और उलझी। इस तरह से ये उलझती जाती, उलझती जाती, उलझती जाती। एक बात होगी छोटी सी, और छोटी सी बात उलझते 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 क्या हो जाती? पहाड़ बन जाता है। इसलिए कहते हैं राई जैसी बात थी, पहाड़ बना दिया। किसने बनाया? खुद ने। कारण क्या हुआ? क्योंकि प्रत्युत्तर का तरीका देना नहीं आया। बाद में हम शांत भी होते हैं तो वहां ईगो प्रॉब्लम आता है कि अभी अगर शांति से काम किया तो सामने वाला क्या समझेगा। इसलिए फिर बाद में महसूस होने के बाद भी हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम बीच में आ गया है ना, इसलिए नहीं करते हैं। फिर जिद बन के अड़े रहते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं। ट्रेन में हम लोग जाते हैं, सभी ट्रेन में ट्रैवल तो करते हैं। रिजर्वेशन का, स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन जो होता है, रात को तो स्लीपर होता है, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है वो स्लीपर खत्म होके सिटिंग हो जाता है। अब जो अप डाउन करने वाले होते हैं घुस जाते हैं उसी में ही, और घुसते ही क्या कहेंगे? चलो 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 दो, जगह दो जगह दो जगह दो, है ना। अब वो रिजर्वेशन वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं? पैसा दिया है, ऐसे कैसे जगह देंगे, और चौड़े होके बैठते हैं, खुले खुले बैठते हैं। होता है ना ऐसा, सभी अनुभवी है। तो वो अप डाउन वाले क्या करते हैं? जैसे वो चौड़े होकर के बैठे
दूसरे कंपार्टमेंट में से अपने दोस्तों को लेके आएंगे, सारे को इकट्ठा करेंगे उधर ही। देखा है ये सब खेल। अच्छा, फिर वहां से उसने 2 शब्द कहा, उसने 4 कहा, फिर गालियां चालू होती है, फिर एक दूसरे को, और बात कभी कभी बढ़ते 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 कहां पहुंच जाती है? झगड़ा होता है, मारा मारी तक बात पहुंच जाती है। कारण क्या हुआ ना? कारण क्या हुआ? प्रत्युत्तर देना नहीं आया, और प्रत्युत्तर देना नहीं, और उसके बाद ईगो प्रॉब्लम। तो वो छोटी सी बात बढ़ते 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 कभी मारा मारी तक मामला पहुंच जाता है। चेन खींची जाती है, ट्रेन रोकी जाती है। एक व्यक्ति को प्रत्युत्तर देना नहीं आया, लेकिन उसके कारण कितने लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है ना ये अनुभव। उसी समय उसको सामने से अगर हम कहते आओ भाई बैठो, वो अपने दोस्तों को बुलाता ही नहीं था, और ही प्यार से बैठते थे। 2-4 स्टेशन ही जाना था उनको, तो 2-4 स्टेशन के बाद तो उतर जाना था, बस इतनी देर तक ही बैठना था ना। लेकिन इतनी देर अगर प्यार से प्रत्युत्तर देता था, तो जाते समय भी उनको थैंक्स दे करके जाते थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको बैठने दिया, है ना। प्रैक्टिकल ऐसी सिचुएशन। लेकिन आजकल दुनिया के अंदर यही छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रत्युत्तर जब देना नहीं आता है, तो सिचुएशन कैसी? ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, लेकिन ऐसी जिंदगी में कितनी बातें आती है, एक दिन में कितनी बातें आती है जो छोटी बातों का प्रत्युत्तर देना नहीं आता है, और वो बढ़ते बढ़ते पहाड़ हो जाए। इसलिए कहते हैं राई का पहाड़ हो गया। लेकिन अगर सही प्रत्युत्तर देना आए, तो पहाड़ जैसी बात भी कैसे लगेगी? राई जैसी, एक बार में ही फिनिश हो जाती। और एक बार अगर ये विशेष साइकिल में चला गया इंसान नेगेटिव के, ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। सालों साल निकल जाते हैं, और इतना टाइम, मनी, एनर्जी सब खर्च करना पड़ता है। जो एक ही अगर सही तरीके से प्रत्युत्तर देते थे, तो न पैसा उतना खर्च करना पड़ता था, न टाइम बर्बाद होता था, न अपनी एनर्जी जाती थी। तो इसलिए हमें अपने विचारों पर, भावनाओं पर, व्यवहारों पर, इन तीनों के ऊपर, क्योंकि तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, और तीनों के आधार पर किस तरह हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, अपना प्रबंधन ठीक रख सकते हैं। नहीं तो उस घटना के शिकार, उस समस्या के शिकार, और उस समय में जो हमारी मानसिक स्थिति बन जाती है। इसलिए कहा कि ये समय में आध्यात्मिकता किस तरह से हमारा दिशा निर्देश करती है, ये एक यथार्थ एग्जाम्पल दे करके अब आने वाले समय में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी भी तो याद आएगा, नहीं सही प्रत्युत्तर देना है। और समय पर अगर वो याद आ गया, समय सूचकता यूज कर ली, पॉजिटिव बन गए, तो क्या होगा? काफी बात को ऐसे ही समेट लेते हैं आप, जिसमें टाइम, मनी, एनर्जी नहीं जाएगा। ठीक है, सो दैट वी बिकम। हाँ जी। लेकिन जमाना इतना खराब है कि वो जो बैठने को सीट देगा, जिसका रिजर्वेशन है, कुछ देर बाद उसे हटा दिया जाएगा, बाकी सब। हाँ, वो तो अगर प्रत्युत्तर ठीक नहीं दिया, तो वो सारे लोगों को बुला करके क्या करेगा? उसको उठा देगा, आखिर उसको इतना परेशान करेगा तो उसको ही उठ जाना पड़ेगा। लेकिन ये नौबत कब आई? ये नौबत कब आई उसको? जब उसी व्यक्ति को अगर बिठा दिया जाता था, आप बैठो शांति से, तो उसको उठने की नौबत आती ही नहीं थी, है ना। बिठाएंगे तो भी वो अपन वो धीरे धीरे खिसकते जाते हैं, बाकी जिसकी बस रहेगी वो नीचे जाएगा। वो लोग कभी कभी बस में मुसाफरी करते हैं, तो जैसे बस में मुसाफरी करते वक्त माना कि कोई लेडीज खड़ी है, हम बिठा दे बाजू में, जगह नहीं है तो चलो दबा के, फिर वो क्या टाइम आता है कि जैसे वो सीट खाली होती है मामा की बात में, तो लेडीज उसका हस्बैंड को बिठाएंगे, लेकिन जिसने बिठाया उसको नहीं बोले अभी आप बैठ जाओ। ऐसा भी समय आता है।
ऐसा भी समय आता है। उस समय आप उसको कह सकते हैं, भाई बहन जी ये मेरी सीट है, हमने आपके ऊपर उपकार किया तो इसका मतलब है, आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए कहा ना, मैच्योरिटी, समझदारी ये भी रखनी है कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस विधि से बोलना है, किस सभ्यता से बोलना है। ये भी अगर बोलेंगे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है आप बैठो, है ना। लेकिन अगर वहां पर फिर हम नेगेटिव रिएक्शन करने लग जाए तो क्या होगा। ताकि हम आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके हम अपने जीवन का नेतृत्व भी करें और साथ में दूसरों को भी प्रेरणा दें, ताकि हम अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद उठा सके और दूसरों पर दोष न डालें। इसके कारण ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ। अक्सर हमको बचपन से यही एक बात सीखने को मिल जाती है कि दोष दूसरों पर डाल। एक बच्चा है ना छोटा सा, जब वो चलना भी नहीं सीखा है, जब वो चलना सीखता है तो वो टेबल का सहारा पकड़ के खड़ा होना चाहता है। अब उसके अंदर पैरों में बैलेंस तो है नहीं, तो क्या होता है, लुढ़क पड़ता है। अब जैसे ही गिरेगा ना तो सबसे पहले वो बच्चा क्या करता है, चारों ओर देखता है। और अगर उसको दिखाई दिया कि उसकी माँ ने देख लिया तो रोना चालू करेगा। अगर किसी ने नहीं देखा ना तो रोएगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ ने देखा, रोना चालू करता है। और रोना चालू करता है एक सेल्फ डिफेंस अपना, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी माँ आकर के मुझे अभी डांटने वाली है, कि कहीं लग जाता था तो ऐसे क्यों खड़ा होने गया आदि आदि। तो वो रोना चालू, एक भी आंसू नहीं गिरेगा लेकिन रोता है ना। और माँ आएगी, नहीं नहीं कहीं लगा तो नहीं, उठा लेगी उसको, और उठा करके फिर जब बच्चा रोता बंद नहीं हो रहा है तो क्या करेगी, तेरा दोष नहीं, ये टेबल का दोष है, ऐसे करके 2 थप्पड़ टेबल को मारेगी। और जैसे वो टेबल को मारेगी ना, वो बच्चा चुप हो जाता है। और वहां से उसने सीख लिया कि जब भी जीवन में कुछ हो, रोना या चिल्लाना, बड़े होकर चिल्लाना चालू करता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैं निर्दोष हूं, है ना। तो चिल्लाना जोर जोर से। इसलिए गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा अपना वो बच्चे की तरह सेल्फ डिफेंस कर रहा है, क्योंकि उससे जरूर कोई ना कोई गलती हुई है और वो गलती को छिपाना चाह रहा है, तभी वो गुस्सा कर रहा है ना। और वो सेल्फ डिफेंस में जब वो गुस्सा करता है या चिल्लाता है, रोता है, और जैसे ही माँ ने कहा तेरा दोष नहीं है, ये टेबल का दोष है या फर्श का दोष है या ये चींटी का दोष है, बस इतना भी बोल दिया ना, तब उसको लगा हाश अब दोष टल गया। अब टल गया तो चुप हो गया। और जैसे ही वो व्यक्ति बड़ा होकर चिल्लाता है, लोग चुप होकर चले जाते हैं, तो उसको लगता हाँ मेरा दोष नहीं है, अब ये शिकार हो गया। तो जीवन भर हमने हमेशा यही विधि को अपनाई, जब भी कुछ हुआ तो दोष डालो दूसरे पर। और जैसे ही दोष दूसरे पर डाला, माना हमने अपनी मानसिकता का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया, और जब चाहे वो मुझे इरिटेट कर सकता है। अभी उसको मालूम है कि इस विधि से ये गुस्सा होने वाला है, तो क्या करेगा, जब सचमुच उसका दोष होगा ना, तब वो ऐसी हरकत करेगा जिससे हमको इतना गुस्सा आएगा। और वो स्थान समय नहीं होता है गुस्सा करने का, और उस समय 10 लोगों के बीच हमें बदनाम कर सकता है, हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है कि देखो ये व्यक्ति कैसा है। फिर हम भले कितना भी अपना जस्टिफिकेशन देने का प्रयत्न करें, नहीं। इसलिए पहली बार जब हमने उस पर दोष डाला, माना हम दोष नहीं डाल रहे हैं, हम अपनी मानसिकता का रिमोट कंट्रोल उसको दे रहे हैं, जिस रिमोट कंट्रोल से वो जब चाहे हमें गुस्से में ला सकता है, जब चाहे हमें जिस विधि से टेंशन में ला करके भी दिखा सकता है।
अच्छी खबर देकर हंसा सकता है, बुरी खबर देकर टेंशन में ला सकता है, कोई ऐसे विधि करके हमें एकदम गुस्से में ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, नम्रता के साथ पोलाइटली हमें उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो इसलिए उसको उस वक्त कहे, पॉजिटिवली अगर प्रोएक्टिव होकर के कहे, सकारात्मक विधि से अगर कहा जाए, तो हम वो रिमोट कंट्रोल उसको नहीं देते, हम अपने हाथ में रखते हैं। इसलिए आज का समय है कि दूसरे पर दोष नहीं डालो, डालेंगे तो आपका रिमोट कंट्रोल चला जाएगा और वो जैसा चाहे आपकी मानसिक स्थिति को नचाता रहेगा, जिंदगी भर परेशान कर देगा आपको। लेकिन पहली गलती हमारी हो जाती है। इसलिए इतना साहस जरूर रखो कि जब आपकी कोई गलती हो भी जाए तो ये कह सके हम, क्या मेरी गलती हो गई है, आगे से हम ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव बन जाओ, तो उस गलती को भी हम पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आगे से ध्यान रखेंगे, बस इतना ही बोलना है ना, उसमें हम कोई छोटे तो होने वाले नहीं है, है ना। जब इतना बोल दिया तो सारा मामला ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब दूसरे पर दोष डालते हैं, उसके ऊपर तो अनुमान लगाते हैं, फिर 10 बहाना ढूंढना पड़ता है हमें, और उसी में हमारी मानसिक एनर्जी, इसे तो बोल दो, अरे भाई मेरी गलती हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे, इतना है। तो आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं देते हैं, नहीं तो दूसरा व्यक्ति खास आपको ऑब्जर्व करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। देखिए अभी आगे से देखेंगे इसको, इस बार तो ये छूट गया है, लेकिन आगे से देखेंगे, आगे से, और बाद में हमें बहुत मुश्किल कर देता है, हमें अपनी आजादी से जीने नहीं देता है, वो परेशान कर देता है, क्योंकि हमारे ऊपर 24 घंटे निगाहें हैं किसकी, और वो निगाहें हमें परेशान कर सकता है, हमको स्व प्रबंधन अपना नहीं करने देता, और उसमें भी हम अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को अपने हाथ में रखें, तभी हम दूसरों के साथ भी व्यवस्थित रूप से व्यवहार में भी आ सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, और जीवन के महान परिवर्तन के दौरान भी हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित रीति से मैनेज कर सकते। तो इसलिए आज के समय में स्व प्रबंधन की बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति।